वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट आइसोस्टेशी या भू संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो सिद्धांत पढ़ेंगे हम, एरी महोदय और प्राट महोदय के। सबसे पहले हम देखते हैं कि भू संतुलन क्या होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, महासागर ये सब पाए जाते हैं और इनके आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, कुछ ऊंचे होते हैं। फिर भी ये सभी हैं वो पृथ्वी पर स्थिर अवस्था में स्थित हैं। तो इनसे इस सब से क्या प्रकट होता है कि ये सारी जो आकृतियां हैं, ये सारे स्थलाकृतियां एक निश्चित नियम के अनुसार संचुलित हैं। अन्यथा तो इनका जो वर्तमान स्वरूप में ये स्थिर अवस्था में है वो रहना कठिन था। तो जब कभी इस संतुलन में परिवर्तन होता है तो भयंकर भू हलचल और भू परिवर्तन होता रहता है और पृथ्वी घूम रही है, लेकिन फिर भी ये सभी संतुलित अवस्था में स्थित हैं। इसके साथ साथ गहराई में भी कुछ जो स्थलाकृतियां हैं जैसे झीलें वगैरह स्थित हैं, तो वो एक दूसरे से स्थिर और संतुलित अवस्था में हैं। तो इन सब को देखते हुए कि ये स्थिर क्यों है, संतुलित क्यों है, इन सब को देखते हुए ये जो भू संतुलन है, ये इसका कॉन्सेप्ट सामने आया। इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, मतलब पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर वाले क्षेत्र जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और साथ साथ पृथ्वी के जो धरातल की गहराई में स्थित क्षेत्र है वो झील, समुद्र आदि, इन सब में भौतिक अर्थात यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही भू संतुलन या आइसोस्टेशी कहते हैं। भू मानी पृथ्वी, संतुलन मतलब संतुलित अवस्था में है। तो जो पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्र और नीचे स्थित क्षेत्र और परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, ये मुख्य चीजें हैं। इसके बाद भी ये जो स्थिर अवस्था में है, इनके भौतिक स्थिरता इनमें देखी जाती है। इस दशा को हम भू संतुलन कहते हैं। ये भू संतुलन शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था डटन महोदय ने 1889 में। ये सिद्धांत का विकास कैसे हुआ? इसका विकास कल्याण और कल्याणपुर दो जगह हैं भारत में, उनके अक्षांशीय माप में परिवर्तन आया, उनमें अंतर आया। दो विधियों से अगर उनका अक्षांशीय माप नापा अलग अलग, एक तो त्रिभुजीकरण विधि और एक खगोलीय विधि, तो इन विधियों से अगर कल्याण और कल्याणपुर का अक्षांशीय माप देखा गया तो उनमें 5.236 मिनट का सेकंड का अंतर आया। तो इस अंतर की व्याख्या करने के लिए एरी और प्राट महोदय ने प्रयास किया और इससे जो भू संतुलन के सिद्धांत हैं उनका विकास हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं जॉर्ज एरी महोदय की भू संतुलन की संकल्पना। इनमें इन्होंने अपने सिद्धांत में, इस संकल्पना में इन्होंने एक जो सबसे मोटी बात बताई है कि जो विभिन्न स्तंभ हैं उनका घनत्व समान है और उनकी गहराई अलग अलग है। उनके अनुसार ऊंचे उठे हुए भाग हैं वो काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सबस्ट्रेटम या अधस्तल उसके अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार होता है। इसके विपरीत जो निचले भाग हैं वो कम गहराई तक प्रविष्ट हो पाते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं और उसके नीचे अधिक घनत्व वाला सबस्ट्रेटम का पदार्थ स्थित होता है। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग और निचले भाग संतुलित होकर खड़े रहते हैं। प्रत्येक भाग संतुलन रेखा या संतुलन तल पर बराबर बराबर भार रखते हैं। इनके जो भू संतुलन की संकल्पना है, इसको एक उदाहरण की सहायता से समझा सकते हैं कि समान घनत्व वाले लकड़ी के टुकड़े ले या किसी भी एक ही पदार्थ के समान घनत्व जिसका हो उसके अलग अलग आकार के टुकड़े ले और उन टुकड़ों को जल से भरे हुए टब में डुबोएं, तो हम क्या देखते हैं कि इस चित्र की सहायता से एरी महोदय की संकल्पना हम
देख सकते हैं, ये है सबस्ट्रेटम, ये अधः तल इन्होंने दिखाया है, ये यहाँ पर ये अधः तल है। ये एक ही पदार्थ के टुकड़े जो कि जिसको उन्होंने ये मैदान बताया, इसकी ऊंचाई, ये पठार इसकी ऊंचाई इससे थोड़ी ऊंची, पर्वत ये सबसे ऊंचा, और ये फिर वापस इधर पठार मैदान। इस तरह से हम समान पदार्थ के ऐसे छोटे बड़े या फिर उससे बड़े ऐसे टुकड़े ले, अगर इनको हम जल से भरे हुए टब को उन्होंने अधस्तर माना है, तो उसमें अगर हम डालें तो क्या होगा, जो भाग जितना ऊपर है उसका वो उतना ही नीचे गहराई में डूबा हुआ है, जो ज़्यादा ऊंचा है वो ज़्यादा गहराई तक गया हुआ। पर्वत सबसे ऊंचा है, जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा वो सबसे अधिक गहराई तक उस जल में डूबा हुआ होगा। तो इस आधार पर उन्होंने बताया था कि जो पर्वत, पठार, मैदान या अलग अलग जो स्थलाकृतियां हैं पृथ्वी पर, उन सब का घनत्व समान है, लेकिन उनका जो ऊपर आकार दिखाई देता है और संतुलित अवस्था में दिखाई देते हैं, इसका कारण है कि वो उनकी गहराई अलग अलग है। जो जितना अधिक ऊंचा है उसकी गहराई भी उतनी ही अधिक ज़्यादा है, उतनी ही अधिक है, मतलब उतना ही वो गहराई तक पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है। तो अगर संक्षिप्त में इनके सिद्धांत को हम कहें तो समान घनत्व और ऊंचाई असमान या ऊंचाई गहराई के समानुपाती होती है। और इनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत का विश्वास था तैराव का सिद्धांत। यदि हम जल में बर्फ के टुकड़े डालें तो किस तरह से तैरते हैं कि उनका एक भाग ऊपर रहता है और उसका 9 गुना भाग, 10 में से एक भाग ऊपर और 9 भाग नीचे जल में डूबे रहते हैं। उसी तरह से पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान है, ये है कि ये इनका एक भाग ऊपर है और उसका कई गुना भाग धरातल के नीचे पृथ्वी के अंदर धंसा हुआ है। परंतु ये जो इनका सिद्धांत था ये त्रुटिपूर्ण था। त्रुटिपूर्ण माना इसकी आलोचना भी हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि जैसे जल के हिसाब से इन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो अगर हिमालय को देखें तो हिमालय लगभग 8,848 किलोमीटर मीटर ऊंचा है। तो इतना अगर इसका 9 गुना अगर ज़मीन के अंदर दबा हुआ होगा तो वहाँ तापमान बहुत अधिक होगा। तो इस वजह से हिमालय की जड़ है वो रहेगी नहीं, वो ठोस अवस्था में रह नहीं पाएगी। तो इस तरह से वो पूरी तरह से इनका स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। तो इनको फिर आगे प्राट महोदय आए। प्राट महोदय ने भी अपनी भू संतुलन की संकल्पना दी। उस संकल्पना को संक्षिप्त में माने तो गहराई समान और घनत्व जो ऊंचाई है उसके विपरीत, मतलब जिसकी ऊंचाई अधिक है उसका घनत्व उतना ही कम है, और जिसकी ऊंचाई कम है उसका घनत्व अधिक है, उन्होंने ऐसा कहा था। और गहराई उन्होंने समान बताई थी कि सारे जो स्थलाकृतिक स्थलीय ये भाग हैं ये पृथ्वी के अंदर समान गहराई तक डूबे हुए हैं। इनके अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है और उस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है और उस क्षतिपूर्ति तल के नीचे घनत्व समान माना है उन्होंने। और इनका जो विश्वास था वो तैराव के सिद्धांत में न होकर क्षतिपूर्ति तल के नियम में था। तैराव के सिद्धांत का में विश्वास था एरी महोदय का। प्राट महोदय ने तैराव के सिद्धांत पे विश्वास नहीं करके इन्होंने एक क्षतिपूर्ति तल नियम में विश्वास दर्शाया था, जिसके अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है और उस तल से ऊपर घनत्व में अंतर होता है और उस तल से नीचे घनत्व समान होता है। प्राट महोदय के अनुसार पृथ्वी के जो विभिन्न उच्चावच हैं वो इसलिए स्थिर अवस्था में हैं क्योंकि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है। उनकी गहराई उन्होंने समान बताई है कि समान गहराई तक डूबे हैं, लेकिन उनके घनत्व में अंतर होता है। और इनके जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, इनके सिद्धांत को हम एक उदाहरण की सहायता से समझा सकते हैं कि अलग अलग धातुओं के अलग अलग आकार के टुकड़े लें और उनको पारे से भरे हुए बर्तन में डुबोएं, तो हम क्या देखते हैं कि जो
अलग अलग टुकड़े हैं, वो सारे टुकड़े अलग अलग पदार्थों के टुकड़े पारे में एक समान गहराई तक, जैसे यहाँ तक इस वाली गहराई तक जाते हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई है वो सबकी अलग अलग होती है। और उस ऊंचाई का जो विश्लेषण किया तो उन पाया कि जिसका घनत्व जितना अधिक था वो उसकी ऊंचाई कम थी। जैसे ये वाला भाग है, इसका घनत्व 3 है, अधिक है, तो ये नीचा है, और इसका 2.8 इससे कम है, तो ये इससे अधिक ऊंचा है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल की सहायता से प्राट महोदय ने अपने सिद्धांत को, अपनी संकल्पना को स्पष्ट किया कि पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच है, वो पृथ्वी के अंदर एक क्षतिपूर्ति तल है, उस तल में एक समान गहराई तक वो डूबे हुए हैं, लेकिन उस क्षतिपूर्ति तल से ऊपर घनत्व में जो अंतर है, और वो अंतर है, उस अंतर की वजह से ये अलग अलग ऊंचाई के हैं, इनकी ऊंचाई समान नहीं है। और ऊंचाई है वो घनत्व के अनुसार परिवर्तित हो रही है। जिसका घनत्व जितना अधिक है उसकी ऊंचाई उतनी कम है, और जिसका घनत्व कम है उसकी ऊंचाई अधिक है। जैसे कि मैदान लें तो मैदान का घनत्व उन्होंने अधिक बताया पर्वत की तुलना में, पर्वत का घनत्व कम, मैदान का घनत्व अधिक। जब फिर घनत्व में अंतर होने के कारण, अधिक घनत्व के कारण मैदान की ऊंचाई कम, और कम घनत्व के कारण पर्वत की ऊंचाई उन्होंने अधिक बताई। और पृथ्वी के अंदर अधः स्तर में ये समान गहराई तक डूबे हुए हैं, ऐसा मानना प्राट महोदय का था। प्राट महोदय की संकल्पना थी, उसको भी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन एरी महोदय और प्राट महोदय ने भू संतुलन की व्याख्या के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया था।